The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with Ayurveda PG Preparation app and make your AIAPGETPSCAMO dreams come true. Download the app now. ऑल इंडिया पीजीटी 2017 से लेके 2023 तक अभी लगभग 7 बार हुई है और फिलहाल इसकी एग्ज़ाम नेशनल टेस्टिंग एजेंसी लेती है एनटीए, और उसकी वेबसाइट पे पेपर अपलोड हैं पिछले 5 साल के, जिनको अगर हम डाउनलोड करके देखते हैं कि किस सीक्वेंस में क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो हर सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं वो एनालिसिस हो जाता है। आज हम देखने वाले हैं प्रसूति तंत्र स्त्री रोगों के क्वेश्चंस जो पूछे गए हैं। अभी 2023 में इससे पूछे गए थे 8 क्वेश्चन स्त्री प्रसूति से, 2022 में भी 8 क्वेश्चन आए थे, 2021 में भी 9 क्वेश्चन आए थे और 2020 में भी 9 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो बहुत अधिक वेटेज वाला सब्जेक्ट है और क्वेश्चन की संख्या जो है आमतौर पर पूछी जाती है वो 8 से 9 रहती है। आइए देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन अभी तक पूछे गए हैं। टोटल इस सब्जेक्ट से, स्त्री प्रसूति सब्जेक्ट से 58 क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। 2023 में क्वेश्चन आया था, अकॉर्डिंग टू चरक सर्वदा सुभी शुद्धिया शेषा कर्म विधि थे, किसके संदर्भ में कहा गया है? तो ये योनि व्यापक चिकित्सा अध्याय का श्लोक है। योनि व्यापक चिकित्सा के लिए कहा गया है। चरक संहिता हम देखते हैं तो चरक संहिता में चरक चिकित्सा का जो 30 चैप्टर है, 30 चैप्टर में श्लोक आता है, सर्वथा सुभी शुद्धिया शेष कर्म विधि थी, यानी कि सभी योनि रोगों में पहले स्नेह शोधन, वमन, विरेचन आदि पंचकर्म के द्वारा संशोधन कराना चाहिए और संशोधन होने के बाद में चिकित्सा कराना चाहिए। सर्वथा सभी विशुद्धिया है ना, विशुद्धिया है वो सुभी की जगह विशुद्धिया है, यानी संशोधन के बाद में हमें चिकित्सा करना चाहिए। चरक चिकित्सा अध्याय 30 से क्वेश्चन। इसके बाद में आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है मूड गर्भ और उसके लक्षण। तो मूड गर्भ जो कील है ना, कील के लिए ऊपर हाथ करके अपन कील ठोकते हैं, ऐसा अपना फंडा था कील में, है ना, ऊर्ध्व बाहु सिर से बच्चा आता है बाहर। तो पहले का चौथा है ना, ये लगाते ही आपका सही हो गया क्योंकि एक ही ऑप्शन है पहले का चौथा है। खुर जो है वो नीचे की तरफ होते हैं, निहस्त पाद, निहस्त हस्त पाद सिरा है। बीज जो है एक ही काफी होता है, बीजक निर्गच्छ एक, और परिक जो है वो आवरण की तरह रहता है, योनि मुख को आवृत कर देता है। तो इस प्रकार से बी आंसर सही है। मूड गर्भ के प्रकार अपन स्त्री प्रसूति के अलावा, है ना, सुसुध निदान स्थान में भी पढ़ते हैं। नोट्स में ये सारी चीजें लिखी हुई हैं। बाहु प्रतिखुर जो है निहस्त पाद सिरा, बीजक यो निर्गच्छ एका शिरोभुज, और परिक है योनिमुख आवृत। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तीसरा है जातहरणी काश्यप संहिता के कौन से स्थान में वर्णित है? तो जातहरणी जो है वो कल्प स्थान में वर्णित है। संहिता का में देखते हैं कल्प स्थान, तो ये रेवती कल्प अध्याय है 7वां, है ना। यहाँ पर जातहरणी का वर्णन आया है। रेवती कल्प अध्याय काश्यप का 7वां अध्याय कल्प स्थान का। इसके बाद में आते हैं, अगला क्वेश्चन है चौथा। नीचे 2 कथन दिए गए हैं। तो पहला है सूतिका अवस्था में व्याधियां जो हैं वो कच्च साध्य या असाध्य होती हैं, और दूसरा है सूतिका में स्नेहपान भ्रंगण नहीं दिया जा सकता। तो सूतिका में स्नेहपान भी कराते हैं और भ्रंगण भी कराते हैं, है ना। और पहला जो कथन था वो तो ठीक है, फर्स्ट जो चौथे का पहला है ये तो ठीक है, सूतिका में होने वाली व्याधियां या तो कच्च साध्य होती हैं या साध्य होती हैं, लेकिन सूतिका में जो है स्नेहपान और भ्रंगण कराते हैं, ये गलत है। तो ए सही है और आर गलत है ना।
नेक्स्ट बढ़ते हैं, 5वां क्वेश्चन है, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, नीचे 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं। पहला अभिकथन है, एसर्शन है, अभिकथन, और दूसरा तर्क है, रीजन। तो कथन है, इस 36 वीक प्रेमी ग्रेविडा विथ ब्लड प्रेशर 160 बाई 110 mm ऑफ मर्करी, इट एडवाइज फॉर सिजेरियन सेक्शन, यानी बीपी बढ़ा हुआ है, इसलिए 36वें सप्ताह की एक प्रेमी ग्रेविडा महिला है, उसका बीपी बढ़ा हुआ है, तो उसको सिजेरियन ऑपरेशन कराने के लिए कहा गया है, नॉर्मल प्रसव की जगह। रीजन दिया है, ब्लड प्रेशर बियॉन्ड 140/90, अगर किसी का ब्लड प्रेशर जो है 140/90 से ज्यादा है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, कैन कॉज फीटल डिस्ट्रेस एंड सीजर्स इन मदर, इन है ना, इसलिए इन दो कथन के संदर्भ में क्या सही है? तो दोनों ही सही हैं, और आर जो है वो ए का सही स्पष्टीकरण है, यहाँ पर ए आंसर जो है वो सही है ना। कुछ चीजें नॉलेज बढ़ाने के लिए भी आते हैं। फिर आते हैं, 6वां क्वेश्चन है, राइज इन बेसल बॉडी टेम्परेचर आफ्टर ओव्यूलेशन, ओव्यूलेशन के बाद में जो शरीर का जो तापमान बढ़ता है वो किस कारण की बात होता है? तो ओव्यूलेशन होने के बाद में जो है कार्पस ल्यूटियम बन जाती है, कार्पस ल्यूटियम से प्रोजेस्टेरोन हार्मोन निकलता है। तो यहाँ 6वें का आंसर जो है वो बी है। नोट्स में अपन देखते हैं, चार्ट भी दिया हुआ है। ओव्यूलेशन के समय ये बॉडी टेम्परेचर जो है बढ़ता है, 36 से 37 होता है, और ओव्यूलेशन हो जाता है, इसलिए प्रोजेस्टेरोन हार्मोन उस समय रहता है। एक डिग्री राइज होता है, और ये फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ड्यूरिंग द ओव्यूलेशन वो है प्रोजेस्टेरोन। नोट्स में है ये। अगला है सूची 1 और सूची 2 का है ना। तो लक्षण है, और उनके किसमें कौन किसका लक्षण पाया जाता है वो देखना है हमें। तो ऋतुमती का होता है, गते पुराणे रजसे नवे च स्थिते, पहले का तीसरा है ना। एक ही ऑप्शन में पहले का तीसरा दिया है, तो ऑटोमेटिकली आप इतना करते ही आपका है ना डी आंसर सही हो जाता है। समय भी देखना होता है आपको एग्जाम में। सद्यो ग्रेवित जो गर्भा है उसका होगा गौरव अंग साथ तंद्रा प्रहर्ष, है ना, तंद्रा और प्रहर्ष लक्षण ये देखने मिलते हैं, है ना। व्यक्त गर्भा में है गुरुगाततम चक्षुषो गिलानी, है ना, शरीर में भारीपन आ जाता है। और उपस्थित प्रसवा में है पुरुष की प्रवृत्ति होने लगती है, मूत्र आने लगता है। अपान वायु का काम है गर्भ को निकालना, तो अपान वायु बाकी काम भी करने लगती है, मूत्र और पुरुष को भी निकालने लगती है। नोट्स हम पढ़ते हैं, तो नोट्स में ये सारी चीजें अच्छे से डिटेल्स में अपन पढ़ते हैं, दी हुई हैं। सद्योग्रवित गर्भा के लक्षण भी हैं इसमें, है ना, गौरव तृप्ति तंद्रा प्रहर्ष, और ऋतुमती के लक्षण भी अपन पढ़ते हैं। उपस्थित प्रसवा में भी पढ़ते हैं अपन। पुरीस प्रवृत्ति मूत्र प्रसंचित, ये सारी चीजें नोट्स में दी हुई हैं। अब आते हैं, अगला है गुल्म पदर वात्या अति पीड़नम, चरक के अनुसार योनि व्यापत के उपद्रव में, है ना, क्या क्या होता है। तो योनि व्यापत के कारण जो है बिना बात के योनि रोग होते नहीं है। तो गुल्म अर्श पदर, है ना, ये जो है देखने को मिलते हैं। चरक संहिता हम पढ़ते हैं, चरक चिकित्सा अध्याय 30, वहां पर श्लोक है, योनि व्यापत से क्या हानियां होती हैं। तो वहां पे आता है गुल्म अर्श पिदरादीच बात्या च अति पीड़ना, श्लोक नंबर 39 है। तो यहाँ पर आंसर जो है अर्श है, चरक चिकित्सा अध्याय 30 का 39 कोटेशन है, श्लोक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। चरक अनुसार निम्नोक्त में से किस योनि व्यापत का प्रमुख हेतु शोणित दृष्टि है ना, दुष्ट शोणित से होने वाला रोग है। आचरणा नहीं है, अतिचरणा नहीं है, करणी में श्लेष असक व्यायाम आता है, ये भी नहीं है, उपलुदा नहीं है, पुत्थाग्नि इसी को सही आंसर यहाँ पर है।
9वें का आंसर केवली है ना। चरक हम पढ़ते हैं, चरक चिकित्सा में योनि व्यापक भी पढ़ते हैं और स्थिति में भी पढ़ते हैं। तो पुत्थाग्नि में आता है श्लोक में दुष्ट सौणितजा, है ना, यही यहाँ पर पूछा गया है, दुष्ट सौणित, है ना, पूछा गया है। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। सुश्रुत के अनुसार निम्न में से किस द्रव्य को गर्भ संघ की चिकित्सा में योनि धूपन के लिए बताया गया है? गर्भ संघ में योनि धूपन के लिए सर्प, कृष्ण सर्प निमोक बताया गया है। 10वें का आंसर ये है। है ना, ये गर्भ संघ की चिकित्सा पढ़ते हैं अपन नोट्स में, तो कृष्ण सर्प निमोक, काले सांप की केंचुली जो होती है उसका धूपन दिया जाता है। फिर आए सुश्रुत के अनुसार श्रवण ग्लानि विपाशा शक्ति सदनम, ये सद्योगर्भित गर्भा के लक्षण है, सही है। निष्टिपिका गौरव अंग 7 तंद्रा सद्योगर्भा के लक्षण है, ये भी सही है। तो दोनों ही यहाँ पर सही है। 11वें का अपन ने दोनों को लिखा हुआ है सुश्रुत चरण। अब बढ़ते हैं। चरक संहिता के अनुसार निम्न में से कौन सा योनि व्यापक जो है सागर्भावस्था में दिखाई देता है? तो सागर्भावस्था में जो है आसजा, लब्धे गर्भी अपनी आसजा श्लोक है। चरक में भी योनि व्यापक पढ़ते हैं अपन और नोट्स में भी है। असजा का मतलब रक्तजी होता है, असक भी कहते हैं रक्त को। फिर आए 13वां है चरक संहिता में अष्टविध क्षीर दोष का वर्णन है, बिल्कुल सही है। घन क्षीर, उष्ण क्षीर, अल्प क्षीर, अम्ल क्षीर और क्षार क्षीर का वर्णन ये हारित में है। ये वाला गलत है ना। पहला सही है लेकिन सेकंड जो है वो गलत है। क्षीर दोष अपन पढ़ते हैं तो चरक में जो है 8 बताए गए हैं। तो ये आदित के अनुसार है। घन, उष्ण, अम्ल, अल्प, क्षार, क्षीरा ये हरित के अनुसार बताए गए। अगले क्वेश्चन में आते हैं। कील, प्रतिकोर, बीजक, परिक, ये मूल गर्भ के 4 प्रकार जो है ना, इसने बताया है। तो सुश्रुत सर्वप्रथम यहाँ पूछते है ना, तो सुश्रुत ही आंसर रहता है, लेकिन यहाँ चूंकि सर्वप्रथम नहीं लिखा था, बाद में योग रत्नाकर में ही बताए गए, तो दोनों आंसर सही है। यहाँ पर सुश्रुत भी सही है, योग रत्नाकर भी सही है, दोनों के नंबर दिए गए थे, है ना। तो अभी अपन ने देखे, ये अपने नोट्स में भी हैं। मूल गर्भ, है ना, जो सुश्रुत ने बताया वो योग रत्नाकर ने भी बताए। फिर आते हैं 15वें क्वेश्चन में। 15वां क्वेश्चन है कि गर्भणी के लक्षण, है ना, और वो लक्षण कौन से महीने में देखने को मिलते हैं? मासानुमासिक जो गर्भ की वृद्धि होती है उसके हिसाब से पूछे गए हैं। तो चौथे महीने में प्लेसेंटा बन जाता है, गर्भ गर्भाशय में स्थिर हो जाता है, गर्भणी गुरुगात्रता। तो गर्भणी गुरुगात्रता जो है उस चौथे महीने का होता है। तो पहले का जो है दूसरा आएगा। कार्स 5वें महीने में रक्त की और रक्त की वृद्धि होती है, मांस और रक्त की। तो बच्चे के जो है बच्चे की में वृद्धि होती है, माता में कम हो जाता है, इसलिए कार्स उत्पन्न हो जाता है 5वें में। गर्भ 7वें महीने में जो है बच्चा पैदा नहीं हो जाए तो माँ जो है क्लांतम फील करती है। और बलवर्ण में हानि, बल जो है 6वें महीने का है। तो 15वें का पहले का दूसरा, दूसरे का तीसरा, है ना, चौथे सी का चौथा और डी का चौथा, है ना। यहाँ पर डी आंसर सही है। फिर आते हैं 16वें क्वेश्चन में। 16वां क्वेश्चन है मैच करना है 2 टेबल्स को।
एक मासानुमासिक जो है गर्भ स्राव की चिकित्सा के लिए जो योग बताए गए हैं और कौन से महीने के लिए बताया गया उसकी, तो मधुक शाक है ना, पयस्या सोदारू, पहले महीने में जब प्रेगनेंसी कंसीव होती तो एमएस को दिखाना है, चाहे वो प्राइवेट हो या सरकारी, है ना, ये सब अपना फॉर्मूला था, प्राइवेट या सरकारी, तो ये पहले महीने का ही है। काला तिल लगता था दूसरे महीने में, है ना, तो ये काला तिल वाला द्वितीय महीने का है। वृक्ष पैस लता, एक गार्डन घूमने जाते थे तीसरे महीने का है। और अनंत सारा रुपया पैसा मुझे चाहिए, तो ये तीसरे का है, चतुर्थ मतलब तीसरे ऑप्शन का है, चौथे महीने का है। अनंत सारी व पद्म रसना पद्मा, तो इसके हिसाब से दूसरा, पहले का दूसरा फिर चौथा, पहले का दूसरा चौथा जो है, बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। में मुलेठी साग बीज है, दूसरे महीने में अस्मंतिक काला तिल है, तीसरे महीने में वृक्षाग्नि लता नीलोत्पल है, और चौथे महीने में अनंता सारिवा रासना पद्मा मुलेठी, है ना। ये गर्भ स्राव अवरोधी मासामासिक चिकित्सा जो क्वेश्चन के रूप में पूछी गई है। फिर आते हैं सुश्रुत अनुसार निम्नलिखित में से किस योनि व्यापद के संदर्भ में दुष्प्रसूता कहा गया, तो प्रशंसनीय योनि व्यापद के लिए दुष्प्रसूता आचार्य सुश्रुत ने कहा है। योनि व्यापद पढ़ते हैं तो वहां पर सुश्रुत के अनुसार भी योनि व्यापद देखते हैं, है ना, तो प्रशंसनीय योनि व्यापद के संदर्भ में सुश्रुत ने कहा है दुष्प्रसूतश्च, कठिनाई से प्रसव होता है। फिर आते हैं आचार्य सुश्रुत ने सिद्धार्थक तेल की उत्तर बस्ती का प्रयोग, है ना, किसमें बताया, अपरा आपतन, आपतन को अपन दूसरी भाषा में अपरा संग भी कह सकते हैं, अपरा नहीं आ रहा है बाहर, अपरा आपतन में कहा है ना, अपरा संग भी कहते हैं इसको, डिटेंशन ऑफ प्लेसेंटा भी बोलते हैं अपरा आपतन को। इसमें सिद्धार्थक तेल की उत्तर बस्ती आचार्य सुश्रुत ने बताई, नोट्स में है ये सब। कह रहा है भेल संहिता के अनुसार गर्भणी के लिए क्षीर एवागु का प्रयोग किस मास में करना चाहिए, है ना, तो भेल ने गर्भणी के लिए क्षीर एवागु जो है वो 5वें महीने में बताया हुआ है, आंसर इसका 5वां महीना है। ये भेल संहिता देखते हैं, उसके हिसाब से 5वें महीने में अलग अलग आचार्यों का अलग अलग मत है। चरक क्षीर सर्पी बताते हैं 5वें में, और भेल में श्लोक है पंचमे क्षीर एवागु, भेल संहिता सारी स्थान, श्लोक नंबर 8वें अध्याय का 6वां। भेल संहिता में सारी स्थान का श्लोक है 8वें चैप्टर का 6वां, 5वें महीने में क्षीर एवागु देते हैं। नेक्स्ट, काश्यप संहिता अनुसार गर्भणी गर्भ अवस्था के किस माह में कार्स, तो रक्त एक मान धातु है जो कि पंच माह भौतिक होती है, रक्त की कमी जो है वो 5वें महीने में आती है ना। बच्चे के सोनित में और मांस में वृद्धि होती, माता के में कमी होती, इसलिए गर्भणी कार्स हो जाता है ना। गर्भणी कार्स जो है 5वें महीने का। इससे पहले गुरुगात तथा जोड़े बनाने के रूप में पूछा था, ठीक है। बलवर्ण में व्रत जो है हानि पूछा था, किलांता मास 7वें महीने में पूछा था। ठीक है, फिर आते हैं अगले क्वेश्चन में, हारित संहिता के अनुसार अर्धचंद्र शस्त्र का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके निष्कर्षण के लिए किया जाता है ना। मृत गर्भ को बाहर निकालने के लिए बताया ही हारित ने अर्धचंद्र शस्त्र। नोट्स में देखते हैं, मूड गर्भ में ये टॉपिक में लिखा हुआ है। हारित ने अर्धचंदाना नामक शस्त्र का प्रयोग मृत गर्भ को बाहर निकालने के, निकले हुए बाहु को काटकर निकालने के लिए बताया है।
फिर आते हैं हारीस संहिता के अनुसार पंचकोल एवागु निम्नलिखित में से है ना किस प्रकार के मूढ़ की चिकित्सा में निर्दिष्ट है। पंचकोल जो है उष्ण होता है, ये अपन सब जानते हैं। तो उष्ण होने से वात में काम करता है, वातज मूढ़ की चिकित्सा में बताया गया है। हारीत में श्लोक है वातज के लिए, वातज मूढ़ की चिकित्सा, दोषिक मूढ़ की चिकित्सा हारीत ने बताई है। तो इसमें मर्दन अभ्यंग अल्प स्वेदन के बाद में पंचकोल एवागु बताया। हारीत संहिता में तृतीय जो स्थान है वहां का श्लोक है 52/11। बात के मर्दन अभ्यंग स्वेदनम बात अल्पमेव चा यवागु पंचकोल। तो पंचकोल यवागु जो है वो वातज मूढ़ की चिकित्सा में बताया गया है। फिर आते हैं सुश्रुत मतानुसार आर्तव की अति वृद्धि अंगमर्द और दौर्गंध है ना किसके लक्षण है। ये आर्तव वृद्धि के लक्षण है। नोट्स में देखते हैं अपन रज आर्तव के बारे में पढ़ते हैं तो वहाँ आर्तव की क्षय वृद्धि दोनों पढ़ते हैं। तो है ना आर्तव की वृद्धि का है अंगमर्द अति प्रवृत्ति दौर्गंध्यम च, है ना ये पूछा गया है। अगला है सुश्रुत के अनुसार गर्भ में आस्पंदन और अनुन्नत कुक्षिता है ना किसका लक्षण है। तो ये गर्भ क्षय का लक्षण है ना गर्भ क्षय में आता है ना। तो सुश्रुत के सूत्र स्थान के 15वें अध्याय में गर्भ क्षय के बारे में लिखा है। गर्भ क्षय गर्भ आस्पंदनम अवोन्नत कुक्षिता है ना। ये सुश्रुत सूत्र स्थान 15 का क्वेश्चन है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 25। योनिवाद विकार हगनम तद पीतम गर्भद परम जो है अष्टांग भागवत के अनुसार जो है किस योग के विषय में कहा गया है। तो सही आंसर है कास मर्यादिकृत है ना 25वां का आंसर है ये। अष्टांग हृदय के उत्तर तंत्र में गुह रोग चिकित्सा अध्याय है। गुह रोग चिकित्सा में 34वां चैप्टर है अष्टांग हृदय का। तो यहाँ कास मर्यादिकृत का वर्णन है और उसमें श्लोक आता है योनिवाद विकार अग्नम तद पीत गर्भद परम है ना 29वां। तो ये क्वेश्चन आया है अष्टांग हृदय उत्तर तंत्र अध्याय 34 का 29। फिर आते हैं 26वें क्वेश्चन में अनार्तव पीड़ित महिला में योनि परीक्षण में निम्नलिखित में से किस चिन्ह की उपस्थिति गर्भावस्था की पुष्टि करता है। यानी प्रेगनेंसी साइन यहाँ पूछा गया है। तो है ना पीबी एग्जामिनेशन करने पर कौन सा 6 सप्ताह में देखने को मिलेगा है ना। सही आंसर है गुडेल साइन। प्रेगनेंसी साइन अपन पढ़ते हैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, तो वहां पर गुडेल साइन देखने को मिलता है। चार्ट के रूप में भी अपन इसको पढ़ते हैं है ना। तो गुडेल साइन जो है 6वें वीक का है। दीपलुता योनि व्यापत का वर्णन देखो सर्वप्रथम पूछते तो सुश्रुत सही आंसर है, लेकिन यहाँ पर सुश्रुत के अलावा भागवत भी सही हो जाएगा। दीपलुता भागवत ने भी बताया। ये आचार्य सुश्रुत का ही श्लोक है विप्लुता नित्य वेदना। तो आचार्य सुश्रुत ने बताया अष्टांग में भी भागवत में भी अचरणा की जगह विप्लुता योनि व्यापत बताया। विप्लुता संजात जंतु कंडुला कंडवाती रति प्रिय कहा है। तो है ना 2 आंसर हो रहे हैं यहाँ पे।
फिर आचार्य जनक अनुसार कटुकाद घृत का प्रयोग कौन सी चिकित्सा, किसकी चिकित्सा में का है ना? ये रक्त दर्द की चिकित्सा में है कटुकाद घृत। फिर आए आचार्य चरक के अनुसार हाँ मच अंगुल लौंग पुष्प नेत्र, है ना? उत्तरवस्थी हेतु स्त्रियों के लिए पुष्प नेत्र की लंबाई, तो स्त्रियों में तो 10 रहती, पुरुषों में जरूर चरक सुश्रुत में चेंज होती है। लगातार इससे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। 10 अंगुल। फिर आते हैं जो आर्तव दोष हैं, उनमें ग्रंथि पूती पूरी क्षीण और मूत्र पूरी गंधी, इनको मिलाना है। तो ग्रंथि होना बहुत खराब है, बहुत खराब यानी बात कफ। पूती पूरी पी के होते हैं, है ना? क्षीण जो है वो BIP, क्षीण ग्रंथि पूती पूरी अपना फंडा है, और मूत्र पूरी गंधी जो है वो सन्निपात है। तो यहाँ 30 का आंसर जो है बनेगा पहले का, तीसरा एक ही से है, तो C सही हो जाएगा। है ना? क्षीण वात पित्तज होता है, आर्तव दोष में लिखा है, स्त्री विशुद्धि के नोट्स में। ग्रंथि वात कफज होता है, पूती पूरी जो है कफ पित्तज होता है, और पुरीस और मूत्रगंधी जो है वो सन्निपातज होता है। फिर आते हैं राउंड लिगामेंट का एक छोर गर्भाशय के ऊपरी भाग से जुड़ता है, और दूसरा किससे जुड़ता है? तो दूसरा जो है इंटीरियर थर्ड ऑफ लेबियम मेजोरा से जुड़ता है। 31 का आंसर जो है ये है। फिर आओ अकॉर्डिंग टू अष्टांग हृदय व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ, है ना, आसन प्रसवा परिचर्या का सही क्रम क्या है ना? अभ्यंग मर्दन, जम्बणम, चंक्रमण, यानी जिसको प्रसव होना है, तो प्रसव वाली स्त्री को पहले तो हम हाइजीन के हिसाब से स्नान करवाते हैं। उसके बाद में शरीर में एनर्जी बनी रहे इसलिए सुश्रुत एवागु खिलाते हैं, ये पिया खिलाते हैं। तो पहले स्नान है, उसके बाद में घृत युक्त पेय का पान करने के लिए बोला है। एनर्जी रहे शरीर में, सुश्रुत इसलिए एवागु देते थे, आकंठ एवागु देते थे। उसके बाद में उत्तान सहन करना है डिलीवरी के लिए, है ना? फिर तीसरे नंबर पे है शक्ति मोड़कर उत्तान सहन। उसके बाद में अभ्यंग मर्दन बताया है ना? चौथा जो है अभ्यंग मर्दन बताया, और उसके बाद में भी कोई इम्पैक्ट नहीं आ रहा है तो जम्बरण और चंक्रमण बताया, व्यायाम करने को बताया। ये क्रम रहेगा। सारी स्थान देखते हैं अपन अष्टांग हृदय का, पहले ही चैप्टर है सारी स्थान का। श्लोक नंबर है 77 देखते हैं, है ना? तो यहाँ पर जो है उष्णम्बु से चिताम आता है, ठीक है। उसके बाद में पायित सा घृता पेय, है ना, घृत पेय। फिर आता है आभुग्न शक्ति उत्थान। फिर आता है अभ्यक्त अभ्यंगी। फिर लास्ट में आता है जम्ब चंक्रमण, है ना? तो पहला उष्णम्बु सेचितम यानी स्नान बताया, दूसरा पेय देने को बोला है, तीसरा जो है शक्ति को मोड़ना है ना, उत्तान लेटना है। फिर अभ्यंग है, और है ना 5वें में नंबर पे जम्बण और चंक्रमण। इस श्लोक के हिसाब से देखें, आप हिंदी नहीं पढ़े, हिंदी में थोड़ा सा गलत अर्थ दिया हुआ है। तो यहाँ 32वें का जो क्वेश्चन आया, पहले क्वेश्चन अष्टांग का, हृदय का, सारी स्थान का, पहले चैप्टर का 77 78 श्लोक। अगले में जाते तो यहाँ पर ऑप्शन के हिसाब से C D E A B सही है।
फिर आए जो स्त्री गर्भ धारण करना चाहती है उससे जिस है ना उससे बार बार गर्भस्राव हो रहा है, तो आचार्य चरक के अनुसार उसे कौन सा योग देना चाहिए? अभ्यामोदक। अभ्यामोदक तो विरेचन से संबंधित है ना, तो ये नहीं हो सकता विरेचन। त्रिफला मोदक भी नहीं देते हैं, विरेचक है। पंचम सर्पी मोदक, तृतीय सर्पी गुण, तो पंचम सर्पी मोदक ये सही है। चरक संहिता पढ़ते हैं तो चरक संहिता में छच्छीन की चिकित्सा में है ना, छच्छीन चैप्टर 11वां, उसकी चिकित्सा में बताया है ना, पंचम सर्पी मोदक। वहां लाइन आती है गर्भा अर्थी नीनाम गर्भश्च स्रवेत मियदेवा, है ना। तो इसका जो मतलब होता है कि जो स्त्रियां योनि दोष, योनि क्षत, योनि से होने वाले रक्तस्राव से पीड़ित हैं, गर्भ को धारण करती हैं, गर्भस्राव हो जाता है, उनके लिए यह लाभप्रद है ना। श्लोक नंबर है 77। तो चरक चिकित्सा 11वां चैप्टर 77 श्लोक। फिर आते हैं 34वें क्वेश्चन में। 34वां क्वेश्चन है कि दो है, एक कथन है एक तर्क है। तो यहाँ पर कथन है एक पहला, गर्भिणी स्त्री को चौथे महीने में नवनीत देना चाहिए। 4 अक्षर का नवनीत है, चौथे महीने में देते हैं, सही है। चौथे महीने में हृदयावस्था हो जाती है, नवनीत हृदय के लिए हितकर है ना, तो ये बिल्कुल सही है। ए आर दोनों सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। फिर आते हैं 35वें में। 35वां है कि योनि व्यापद जो हम पढ़ते हैं, योनि व्यापद और उसमें जो दुष्टियां होती हैं उनको मैच करना है। तो अंतर्मुखी जो होती है उसमें योनि का मुख वक्र यानी टेढ़ा हो जाता है, तो अंतर्मुखी का आंसर वक्र है, ठीक है। सूचीमुखी में योनि का मुख समृत यानी छोटा हो जाता है, तो बी का बनेगा यहाँ पर समृत। शुष्का जो योनि व्यापद है उसमें योनि का मुख सूक्ष्म हो जाता है, योनि शोष है ना। और महायोनि जो है वो विष्टम्भ। तो यहां पर आंसर बनेगा पहले का दूसरा, बी का चौथा, सी का पहला और डी का तीसरा। तो योनि व्यापद अपन पढ़ते हैं तो ये सारे लक्षण भी उसमें देखते हैं, है ना। जैसे शुष्का में जो है योनि में शोष होता है ना। सूचीमुखी जो है योनि का मुख जो है उसमें समृत होता है, संकीर्ण होता है, छोटा हो जाता है। और अंतर्मुखी में योनि का मुख जो है वो वक्र हो जाता है। ये क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे हैं। फिर आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड गोल्ड स्टैंडर्ड इन्वेस्टिगेशन फॉर डायग्नोसिस ऑफ पेल्विक इन्फर्मिटी डिसीज, है ना। तो पेल्विक इन्फर्मिटी डिसीज में लेप्रोस्कोपी कराई जाती है, क्योंकि पेल्विस ऑर्गन है आपका यूट्रस, लेप्रोस्कोपी कराते हैं। 36 का आंसर जो है बी है। भेषज रत्नावली के अनुसार पुष्यानक चूर्ण का अनुपान क्या है? तो पुष्यानक चूर्ण का अनुपान जो है टंडलोदक और मधु होता है। यहाँ पर आंसर जो है चौद्र और टंडोलक सही है। योनि व्यापद की चिकित्सा में भी अपन पुष्यानक चूर्ण पढ़ते हैं और उसका अनुपान टंडलोदक और मधु होता है ना। चरक में भी बताया, भेषज में भी वैसे ही है। क्या और निम्नलिखित में से कौन सा एक मुख्य रूप से गैलेक्टोकाइनेटिक हार्मोन है? गैलेक्टोकाइनेटिक हार्मोन है, तो यहाँ पर सही आंसर है ऑक्सीटोसिन। फिर आते हैं, डायग्नोस का क्वेश्चन पूछा गया। एक 17 वर्षीय लड़की जिसके शारीरिक विकृतियां हैं, है ना, उसमें है आपका शॉर्ट स्ट्रक्चर, सील्ड चेस्ट, वेविंग नेक और लोअर हेयर लाइन, एब्सेंस ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। तो ये टर्नर सिंड्रोम का होता है, टर्नर सिंड्रोम में देखने को मिलता है, ठीक है। सिंड्रोम भी अपन पढ़ते हैं लेकिन फिजियोलॉजी में पढ़ते हैं, है ना। आप उनको जैसे फिजियोलॉजी में लिखा हुआ है शॉर्ट स्ट्रक्चर, मार्केट क्यूबाइटिस बल्गस, है ना, बेब्ड नेक, ये सब जो है टर्नर सिंड्रोम में देखने को मिलता है।
फिजियोलॉजी में अपन सिंड्रोम्स पढ़ते हैं। फिर आप भेषज रत्नावली के अनुसार रजा प्रपत्नी घटी का घटक नहीं है, तो 4 ही घटक होते हैं, कुमारी है ना, कन्या और हे और टू। तो यहाँ पर कुमारी यानी है ना रथ कुमारी इसमें होती है, कन्या यहाँ काशीस होता है, हिंगू होता है और टंकण होता है। टंकण होता है चौथा घटक, मरीच इसमें नहीं होता है। यहाँ पर 40 का आंसर डी है ना। रजा पर्वतनी बट्टी अपन ने लिखा है नोट्स में, टंकण काशीस कन्या चार। फिर आए चरक अनुसार किंसुक के समान उदक के समान स्राव जो है किस प्रकार का लक्षण है? ये वातज प्रकार का लक्षण है। चरक अनुसार वातज प्रकार में किंसुक संघास। फिर अगला क्वेश्चन है अवीक्षण स्रवते या नार्यातु है ना। तो ये परिसुता जातहरणी का है, बहुत ज्यादा स्राव देखने को मिलता है। काश्यप में जातहरणी पढ़ते हैं, रेवती कल्प अध्याय में। तो परिसुता में है अवीक्षण स्रवते यस्या नार्यातु क्रसात्मना। फिर आए गोल्ड स्टैंडर्ड ऑफ डायग्नोस ऑफ एंड्रोमेट्रियोसिस है ना। सही आंसर है डबल पंचर लेप्रोस्कोपी। चवालीसवें में जाते हैं गर्भणी स्त्री द्वारा छर्दी और निश्वास का वेग धारण करने से तोदयुक्त श्वेत और पांडुवर्ण का योनि स्राव होता है। तो किसका लक्षण है ये? गर्भणी को एक ही वो गर्भणी में योनि व्यापक जो होता है वो उपप्लुता होता है, उपप्लुता का है ना। गर्भणी में होता है छर्दी और निश्वास के वेग रोकने से, और योनि में से तोत के साथ पांडुवर्ण के या कफ के साथ श्वेत स्राव आता है। फिर और चरक मतानुसार निम्न में से कौन सा सद्योगृहीत गर्भा का लक्षण नहीं है? तो ये तो सद्योगृहीत गर्भा के लक्षण कंटिन्यूस पूछे जा रहे हैं। तृप्ति भी होता है, तंद्रा भी होता है ना, हृदय व्यथा भी होता है, पिपासा नहीं होता है चरक। तो 45 का आंसर जो है पिपासा है। ना पिपासा सुसुत का है, चरक का नहीं है। तृप्ति है, तंद्रा है प्रहार से है ना। यहाँ चरक मत अनुसार पूछे हैं। फिर आओ LGV है ना। LGV जो है वेनेरम किसके कारण होता है? तो ये पैथोलॉजी के नोट्स में भी है, काय चिकित्सा में भी है। काय चिकित्सा के नोट्स में भी है LGV क्लेमिडिया ट्रैचोमेटिस। क्लेमिडिया ट्रैचोमेटिस। फिर 47 में आते हैं आचार सूत्र अनुसार यदि सूतिका को अपतर्पण किया जाए यानी कि भ्रंगण ना करके अपतर्पण किया जाए तो क्या होगा? तो सुश्रुत हम पढ़ते हैं, सुश्रुत सारिस्थान 10वां चैप्टर है। यहां लिखा है मिथ्या जो उपचार होता है उसके कारण जो है सूतिका के रोग है ना, कच्चे साध्य असाध्य होते हैं। ये भी क्वेश्चन इससे पहले आया था, मतलब है ना, सूतिका के रोग कैसे होते हैं, ये क्वेश्चन भी अपन ने देखा है। और यहाँ पर अगर अपतर्पण है ना, मिथ्यापचार और अपतर्पण है ना, से क्या हो जाएगा? यथाक्रम
कष्ट साध अथवा असाध्य हो जाएगा। तो मिथ्या उपचार से होगा, मिथ्या उपचार से कष्ट साध्यता आएगी, रोग कष्ट साध्य हो जाएंगे, और अपतर्पण से जो है असाध्य हो जाएंगे। असाध्यो भवेत अपतर्पणात्। तो यहाँ पर सुश्रुत शारीर अध्याय 10 का 21वां श्लोक है। असाध्य हो जाएंगे, मिथ्या उपचार से कष्ट साध्य हो जाएंगे, अपतर्पण से असाध्य हो जाएंगे। फिर आप ब्लास्टोसिस्ट जो है वो कहाँ इम्प्लांट होता है, तो ऊपरी हिस्से से जुड़ता है अगर जो है आप है ना, तो पोस्टियर पार्ट ऑफ द यूट्रस। 48 का आंसर जो है पोस्टियर वॉल ऑफ द बॉडी ऑफ यूट्रस। 49 में जाते हैं। सुश्रुत अनुसार किस चिकित्सा से पहले दुग्ध से योनि स्वेदन करने के लिए कहा गया है? तो सुश्रुत संहिता में दुग्ध से योनि स्वेदन पहले योनि को अपने स्थान पर रखने के लिए है ना करना हो, उससे पहले कहा गया है। तो 49 का आंसर बी है। सुश्रुत उत्तर तंत्र पढ़ते हैं अपन, योनि व्यापक चिकित्सा देखते हैं। 38वां चैप्टर है सुश्रुत उत्तर तंत्र का, 38 चैप्टर है। यहाँ पर लिखा हुआ है प्रशंसनी गताभ्याम क्षीर सुन्ना प्रवेशित, यानी कि प्रशंसनी जो है योनि, यानी जिसमें योनि अपने स्थान से भ्रष्ट हो गई हो, उसको दुग्ध से स्वेदन करके अंदर प्रविष्ट कराना चाहिए। यानी कि प्रशंसनी योनि व्यापक में योनि भ्रंश होता है, उसकी चिकित्सा बताते हुए उन्होंने कहा है ना। तो सुश्रुत उत्तर तंत्र अध्याय 38 का श्लोक नंबर है 28। फिर आते हैं आचार्य काश्यप ने ऋतुमती के में किस कर्म का निषेध बताया? तो ऋतुमती में स्नान करते हैं है ना, चौथे दिन अभ्यंग नस बमन नहीं कराते, तो है ना, बमन मना है। फिर आए आचार्य भागवत के अनुसार किस व्याधि में लो गंधी, लो गंधी वैसे लो रक्त का संदर्भ है ना, रक्त से निकालते हैं अपन उसका हमेशा रिलेशन, लेकिन यहाँ पर वातज चषक दर का लक्षण बताया अष्टांग संग्रह ने। अष्टांग संग्रह में श्लोक है वातज योनि व्यापक में, तत् फेनिल अरुण श्यावक्ष रुक्षम है ना, अरुण कलर होता है, रुक्षम अस्कंदी कसायरस लो गंधी है ना। अष्टांग संग्रह सूत्र 36/19। अष्टांग संग्रह का है, वातज का लक्षण है। फिर आते हैं काश्यप ने राज तेल, वैसे राज तेल फक रोग में बताया है उन्होंने, लेकिन इसके अलावा बंध्या में भी यूज कर सकते हैं। आंसर डी है। फिर आचार्य काश्यप के अनुसार शीत द्वेष किस सूती का ज्वर में देखने को मिलता है? तो सूती का ज्वर जो है काश्यप के अनुसार 6 होते हैं, उसमें वातज पढ़ते हैं अपन काश्यप के लिए स्थान में, 11वां श्लोक है। तो वातज ज्वर में है शीतो द्वेष, कॉमन सेंस भी है, शीत से द्वेष बात में ही होता है। काश्यप खेल 11 चैप्टर। फिर और रक्तज गुल्म की चिकित्सा में रक्त वृद्धि प्रारंभ ना हो तो गुल्म का भेदन करना चाहिए। रक्तज गुल्म का भेदन जो है वो आचार्य चरक ने बताया है। गुल्म की चिकित्सा पढ़ते हैं, चरक में शस्त्रकम बताया है। गुल्म में आदरस माने रुद्रे दद्दात गुल्म प्राभेदनम है ना, चरक चिकित्सा अध्याय 5 का 178।
अगला है अरुण वर्ण का आर्तव, है ना, आर्तव दुष्टि अरुण वर्ण। अभी लो गंधी वाला पढ़ा था, उसमें भी था, बात का ही लक्षण होता है वैसे हमेशा अरुण वर्ण। फिर आए अंतर्मुखी योनि व्यापक में कौन सी धातु में दृष्टि मिलती? तो अंतर्मति में अस्थि और मांस दूषित होते हैं। फिर आते हैं 57, जिस स्त्री के गर्भ, है ना, कि देहांग प्रकट होने से पहले गर्भ नष्ट हो जाता है, उसको कौन सी जातहरणी कहते हैं? है ना, तो ये जातहरणी का श्लोक है, दुर्धरा का है। ना अति निवृत देहांगो यस्या गर्भा विनश्यति। तो कंटिन्यूस 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं जातहरणी से, मतलब 3 अभी तक क्वेश्चन आ चुके हैं। फिर असक धर का उपद्रव नहीं है ना, दाह प्रलाप तृष्णा होते हैं, योनि भ्रंश नहीं होता। असक धर के उपद्रव लिखे हुए नोट्स में चरक अनुसार। है ना, चरक में है, दाह तृष्णा दाह ज्वर ये लक्षण होते हैं, योनि भ्रंश नहीं होता। है ना, योनि भ्रंश इसमें नहीं होता। तो ये थे स्त्री प्रसूति के क्वेश्चन। आप सारांश समझते हैं किन चीजों का, किन टॉपिक्स को हमको रिवाइज करना है। तो शुरू से स्टार्ट करते हैं। स्त्री प्रसूति में क्या चीजें मोस्ट रिवाइजेबल हैं? तो स्त्री एवं प्रसूति बड़ा टॉपिक है, बड़ा टॉपिक का पूरा पढ़ना चाहिए, इसमें कोई शॉर्टकट नहीं है। पर एक क्वेश्चन, जैसे 9 क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो ये क्वेश्चन योनि व्यापक का हर साल ही आता है, योनि व्यापक में से ये क्वेश्चन हर साल आता है। उसके अलावा आर्तव दुष्टि, या जिसे हम प्रदर कह सकते हैं, प्रदर में से भी क्वेश्चन आते हैं, है ना। गर्भ की मासा मासुनिक चर्या रचना में भी क्वेश्चन आता है। मासानुमासिक जो वृद्धि होती है उसमें से क्वेश्चन आता ही आता है। इसके अलावा मूड गर्भ जो है टॉपिक, उससे भी क्वेश्चन आता ही आता है। फिर सद्यो गर्भा और व्यक्त गर्भा, ये तो है ना सबसे फेवरेट टॉपिक रहा है, जो जिसमें से क्वेश्चन पूछते ही पूछते हैं, सद्यो गर्भा व्यक्त गर्भा के लक्षण। इसके अलावा जो उपस्थित प्रसवा होती है ना, इसके अलावा जो प्रजाइनी होती है, इनके भी क्वेश्चन, इनके लक्षण पूछे जाते हैं। इसके अलावा प्रसव, है ना, प्रसव के संदर्भ में क्वेश्चन आते हैं, और सूतिका के क्वेश्चन आते हैं। इसके अलावा क्षीर दोष यानी स्तन जो रोग होते हैं वो क्वेश्चन आते हैं। यहाँ आर्तव दृष्टि में, है ना, जो आर्तव दोष हैं उनके भी क्वेश्चन आते हैं। बाकी आता तो लगभग पूरा ही है। और फर्दर टॉपिक से भी, है ना, फर्दर जो है उससे भी क्वेश्चन आ रहे हैं, असक दर से भी क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, ठीक है। इसके अलावा प्रसव की अवस्थाएं जो होती है उसमें से क्वेश्चन आता है। ऑप्शन गायनी में जाएं अपन, तो वहां पर आपका जो प्रेगनेंसी साइन है वो क्वेश्चन आ रहा है। इसके अलावा गोल्ड जो डायग्नोस है उसके क्वेश्चन आ रहे हैं।
है ना, गोल्ड स्टैंडर्ड जो डायग्नोस होते हैं। है ना, डायग्नोस के क्वेश्चन आ रहे हैं, 2-3 क्वेश्चन ऐसे पूछे गए। तो मॉडर्न में डायग्नोस का क्वेश्चन आ रहा है, ये थोड़ा सा गौर करने की आवश्यकता है अपन को। इसके अलावा जो अन्य चीजें पढ़नी है अपन को, जैसे चरक संहिता है, तो चरक संहिता में अपन को चरक चिकित्सा जो अध्याय 30 है वो योनि व्यापक जो है, और इसके अलावा प्रदर और दूसरे अन्य रोगों की चिकित्सा, वो इसमें स्त्री प्रसूति के साथ साथ ये चैप्टर भी अपन को चरक से पढ़ना है। सुश्रुत में हम चले जाएं, सुश्रुत, तो सुश्रुत में जो सुश्रुत का सारी स्थान का 10वां चैप्टर है वो इसमें पढ़ना है अपन को। सुश्रुत का जो उत्तर तंत्र का जो है ना, सुश्रुत उत्तर तंत्र का 38 चैप्टर है योनि व्यापक चिकित्सा, वो इसके अंतर्गत अपन को पढ़ना है। इसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट है काश्यप। काश्यप में भी जो काश्यप का जो कल्प स्थान का 7वां चैप्टर रेवती है ना, रेवती कल्प अध्याय, जिसमें जात हरणी का बताया हुआ है। जात हरणी भी अपन को इसमें रिवाइज करनी, क्योंकि उसके भी रेगुलर क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, तो नॉर्मली जो स्त्री प्रसूति अपन पढ़ते हैं बुक से और नोट से, उसके अलावा साथ में अगर अपन चरक चिकित्सा अध्याय 30 योनि व्यापक चिकित्सा रिवाइज कर लेंगे, और सुश्रुत का सारी स्थान का 10वां चैप्टर पढ़ लेंगे, जिसमें पूरा जो है गर्भणी व्याकरण चैप्टर, पूरा गर्भणी के बारे में बताया है, और योनि व्यापक चिकित्सा का चैप्टर है 38, और काश्यप का रेवती है। तो ऐसा करने पे हमारे पूरा जो है स्त्री प्रसूति का पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा। ठीक है, तो ये था स्त्री प्रसूति। अब मैं आप लोगों को क्वेश्चन ले लेता हूँ। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।